सीसेट में कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करना हमेशा ही एक चैलेंजिंग टास्क है, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो स्टूडेंट या फिर नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड के हो। रीजंस इसके लिए मल्टीपल हैं। एक रीज़न होता है लैंग्वेज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पैराग्राफ, दूसरा हो सकता है लेंथ ऑफ द कॉम्प्रहेंशन पैराग्राफ, तीसरा होता है एग्जाम कंडीशंस आपकी कैसी हैं। 2 घंटे के टाइम में मैथ्स और रीजनिंग के साथ कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पेपर 2 है प्रीलिम्स के लिए, जो इवनिंग सेशन में होता है। आप ऑलरेडी एक टफ एग्ज़ाम दे चुके होते हो मॉर्निंग में, उसके बाद एक लेजी सा ब्रेक होता है, तो उस टाइम भी ये चीज़ें सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होती हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप 9 आउट ऑफ 10 कॉम्प्रहेंशंस एश्योरेंस के साथ सॉल्व कर सकते हो। इसको हम कहेंगे एलिमिनेट द सस्पेक्ट टेक्निक। सो वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस IAS, माय नेम इज़ कृष्णा। 3 स्टेप्स में हम कोई भी कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा। दूसरा, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शंस पढ़ूंगा, राइट। फिर तीसरी चीज़, मैं पैराग्राफ पढ़ने एंड में जाऊंगा। इस सबसे मेरा मतलब क्या है, सीसेट में कॉम्प्रहेंशन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि एक पैराग्राफ दिया होता है, उसके नीचे क्वेश्चन लिखा होता है। फ्रॉम द अबव पैराग्राफ इनमें से कुछ दे देगा कि आप इससे क्या इन्फ्रेंस निकालते हो या कौन सी एजम्पशन करेक्ट या इनकरेक्ट है, राइट। ये है। इसके बाद स्टेटमेंट ABCD दे देगा, या फिर इस तरह से 1 2 3 4 स्टेटमेंट देगा, फिर कहेगा इनमें से भी कौन सा सही है, इन अबव स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, फिर कहेगा ABCD 1 and 2 एंड ये इस टाइप से कुछ स्टेटमेंट सेट करेगा। तो आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज़ आप कीवर्ड फाइंड करोगे कि क्या पूछ रहा है। देखो, शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉम्प्रहेंशन दोनों में इन जनरली ये 8-9 टाइप के कीवर्ड होते हैं। एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि पूर्व धारणा, इन्फरेंस, क्रक्स, आइडिया, सेंट्रल आइडिया, समरी इस टाइप के होंगे। क्रिटिकल मैसेज, इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइड इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। फिर वो जो बच्चों वाले पैराग्राफ होते थे हमेशा से, जो हम सॉल्व करते आए हैं, जो UPSC में नहीं होते, वो है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। बहुत कम आपको मिलेगी किसी पैराग्राफ के बेस पर आपको आंसर करने को बोल दिया हो। फिर कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चन है, देन कुछ मिसलेनियस जैसे आर्ग्यू हो गया, रेफर हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको कीवर्ड फाइंड करना है, उसको आप हाईलाइट कर लो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप करेक्ट और इनकरेक्ट में से चेक करो कि पूछा क्या है, अदरवाइज आप यहाँ सब कुछ गुड़ गोबर कर दोगे। फिर रियल ऑप्शन आप देखोगे कि रियल ऑप्शंस क्या हैं, ABCD है या 1 2 3 4। जैसे मैं आपको रियल ऑप्शन वाली चीज़ एक बार बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 2021 का क्वेश्चन है, तो ये आपका पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है। क्वेश्चन आपका ये है, विद रेफरेंस टू अबव पैसेज फॉलोइंग एजम्पशन आर मेड, राइट। अब इनमें से कौन सी वैलिड है, ABCD। यहाँ आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये नहीं है 1 2 3 4, क्वेश्चन और नीचे है। आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए चीज़ें दी हुई है, क्वेश्चन है ABCD। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये है या ये है, या आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे। दूसरी चीज़ जो कीवर्ड मैंने कही, एजम्पशन। तीसरी चीज़ करेक्ट इनकरेक्ट, वैलिड अगर ये कह देता इनवैलिड और आप फिर उसके बदले इसका आंसर सपोज A है और आप D लगा दो, या A है 3 और 4 उसके अपोजिट होंगे, या फिर D है और आपने A लगा दिया, आपका सारा कि ये तरह पर पानी फिर जाएगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, राइट। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का, उसको आप कामली और केयरफुली पढ़ोगे। वो होते हैं ऑप्शंस, स्टेटमेंट्स और उनके बेस पर जो ऑप्शन सेट किए हुए वो हैं। देखो, पैसेज में नॉन इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती हैं, लेकिन नॉन इंपॉर्टेंट ऑप्शंस नहीं होंगे, क्योंकि ABCD 4 में से ही एक ट्रू ऑप्शन आपका होने वाला है। तो पैसेज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी या नॉइज़ या टाइम वेस्टर होंगे जो आपको पैसेज में बस दे दी होंगी, जिनके बेस पर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछेगा या फिर कोई भी ऑप्शन फ्रेम नहीं किया। सबसे पहले आप ऑप्शंस पढ़ो एंड डू लाइक दिस ओनली, राइट। इसके बाद आप सस्पेक्ट्स ढूंढने की कोशिश करो, कहाँ गलतियाँ करा रहा है। इम्पोस्टर फाइंड करो। इम्पोस्टर मतलब जो आपको धोखे में रख के बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है। तो इम्पोस्टर या सस्पेक्ट फाइंड करने का सबसे बेटर मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन, राइट। और यहाँ पर जब आप एलिमिनेशन पे जाओगे तो आपको वेरी एक्सट्रीम एंड इमेजिनरी स्टेटमेंट्स भी नज़र आएंगे, राइट। और ऐसे क्यों हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम या इमेजिनरी स्टेटमेंट में UPSC को क्यों जाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक क्वेश्चन में जाऊँ, एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो जो गलत ऑप्शंस फ्रेम कराने हैं UPSC को, देखो 4 ऑप्शंस हैं और ऑलमोस्ट 4 ही लाइन है, उतने ही वर्ड्स में आपको 4 गलत स्टेटमेंट फ्रेम करने हैं। तो UPSC डेफिनेटली बहुत ही नेगेटिव वे में ऑप्शन सेट करेगा जो आपको क्लियरली पता चलेंगे, राइट। और एक चीज़ और है, ये एक्सट्रीम और इमेजिनरी स्टेटमेंट गलत भी होंगे। क्यों, देखो आंसर तो पैरा के बेस पर देना है और UPSC रेडिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में जाऊँ, यहाँ आप देखो रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन दिया है, रेडिकल थिंकिंग, इतनी रेडिकल थिंकिंग UPSC नहीं दे सकता कि कोई भी आदमी किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के बिना रह ही नहीं सकता, या फिर सबकी ड्यूटी है प्रोपेगेट करना रिलीजन, या आदमी अपना रिलीजन नहीं समझते, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
ठीक, तो ये चीज़ मैं आपको वापस से बताऊं, सस्पेक्ट्स आप गेस करो, एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ठीक है, और वेरी एक्सट्रीम और इमेजनरी स्टेटमेंट आपको डेफिनेटली मिलेंगे, और रिलेटिवली GS1 से तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये चीज़ काम क्यों करती है? क्योंकि जो आंसर्स है सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के बेस्ड पर है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखेंगे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो ये चीज़ छोड़ देना, वेरीफाई भी मत करो उन ऑप्शंस को। यू कैन मार्क द स्टेटमेंट्स विदाउट इवन रीडिंग द पैराग्राफ अगर आप शॉर्ट ऑफ टाइम हो। अदरवाइज अपने सस्पेक्ट्स मार्क करके रखो कि मेरे ये 2 या 3 जितने भी ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं उन पर आप शक रखो, सस्पेक्ट रखो, और उनको वेरीफाई करने के लिए आप पैराग्राफ पढ़ो। 20% टेक्निक यूज़ करो। आप सारा पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट जो भी आपको यहाँ दिख रहे हैं ना ऑप्शंस में जो कीवर्ड दिखे होंगे उन पर फोकस करो, और 1 और 2 इन्फॉर्मेशन इन ईच सेंटेंस आपको दिखेगी, वो इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटिव वर्ड्स आप डेफिनेटली देखना, जैसे कहे कि इट इज़ क्लियरली टोल्ड या फिर इट इज़ सर्टेन दैट, तो इस तरह की चीज़ों पे ऑप्शंस फ्रेम हुए होंगे। और साथ में डबल मीनिंग वर्ड्स, डबल मीनिंग में यहाँ वो नॉन वेज और वेज वाली बात नहीं है। डबल मीनिंग का मतलब है जैसे मैं कहूँ सब्जेक्ट, राइट, अभी हम इसी क्वेश्चन पर आएंगे। सब्जेक्ट का मतलब इन जनरल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से होता है, लेकिन जब हम पॉलिटी की बात करते हैं सब्जेक्ट का मतलब प्रजाबी होता है, राइट। तो आपको फर्स्ट मीनिंग पर जाना है, उसकी सेकंड मीनिंग पर नहीं जाना है। पैराग्राफ के ऊपर क्या मीनिंग सेट हो रही है उस पर आपको ध्यान देना है, और इसके अलावा आप टाइम वेस्टर्स को इग्नोर कर दोगे। 4 तरह के हम क्वेश्चंस देखते हैं इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए। एक एजम्पशन वाला क्वेश्चन देखेंगे, एक हम क्रक्स वाला क्वेश्चन देख लेंगे, एक इन्फरेंस वाला क्वेश्चन देख लेंगे, एक क्रिटिकल मैसेज वाला क्वेश्चन देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 2021 का हम क्वेश्चन लेते हैं, इन्फरेंस वाला, सेडिशन वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पैसेज नहीं पढ़ना। ये पैसेज है, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस, और इसमें करेक्ट ही बताना है क्योंकि ऐसा एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है करेक्ट या इनकरेक्ट, ठीक है। इन्फरेंस की बात करनी है। इन्फरेंस का मतलब होता है जो आप लॉजिकली डिटरमाइन कर सको। एक नेक्स्ट लेक्चर में हम ये मीनिंग ऑफ कीवर्ड की भी बात करेंगे, जहाँ ये सारी बातें करेंगे। इन्फरेंस के बारे में बताऊंगा, इन्फरेंस क्या है, एजम्पशन का मीनिंग क्या है, इन सब में डिफरेंस क्या है, राइट। तो हमने यहाँ स्टेप 1 फॉलो कर लिया। जैसे ये मैंने ये कहा था ना, स्टेप 1 रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, ये हमारा हो गया। कीवर्ड हमने ढूंढ लिया, रियल ऑप्शन भी देख लिए। अब इसके बाद हम जाते हैं ऑप्शंस पर, कामली और केयरफुली पढ़ेंगे। पहले ऑप्शन में ये कह रहा है सेडिशन, वॉर एंड ब्रीच ऑफ लॉ आर इनएविटेबल इन एवरी डोमेन। एक यहाँ बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है कि किसी भी डोमिनियन में ये चीज़ इनएविटेबल है, सेडिशन, वॉर एंड ब्रीच। हो सकता है किसी बंदे ने पैराग्राफ में ऐसा लिख दिया हो, रेडिकल थिंकिंग वाले लोग होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा यूपीएससी रेडिकल थिंकिंग प्रमोट नहीं करता है, तो ये हमारा एक इम्पोस्टर हो गया। तो इस ऑप्शन को फिलहाल के लिए हम गलत मानेंगे। दूसरा कह रहा है इट इज़ नॉट द पीपल बट द सॉवरेन। अगेन ये सेकंड मीनिंग है ना। सॉवरेन का मतलब इस क्वेश्चन में चाहे डोमिनियन हो या सॉवरेन हो या स्टेट हो, कहीं भी लिखा हो, कॉमनवेल्थ लिखा हो, सबका मीनिंग एक ही है, राज्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है नॉट द पीपल बट द सॉवरेन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी डोमिनियन, ठीक। तो ये कह रहा है कि 2 एक्सट्रीम स्टेटमेंट हैं कि लोग नहीं, राज्य ही सारी प्रॉब्लम्स के लिए और हर एक डोमिनियन की, मतलब 2 एक्सट्रीम बातें कर दी। तो ये अगेन बहुत ही रेडिकल वे में स्टेटमेंट फ्रेम किया हुआ है, इसको भी हम फिलहाल के लिए अपना सस्पेक्ट मानेंगे। तीसरा ऑप्शन, दैट डोमिनियन इज द बेस्ट, एक एक्सट्रीम कीवर्ड दिख रहा है, विच परस्यू द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज़ लॉज फॉर गुड सिटीजनशिप। एक्सट्रीम सा वर्ड तो है लेकिन बात ये ठीक सी कर रहा है, इसको हम फिलहाल अभी रखेंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैन टू इस्टेब्लिश अ गुड डोमिनियन, ये अगेन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बात कर दी। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस इमीडिएटली एलिमिनेट हो गए, राइट। ये था मेरा स्टेप नंबर 2। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मेरे पे टाइम नहीं है ना, तो मैं इमीडिएटली ऑप्शन सी टिक कर दूंगा, राइट। मैं ये टिक कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊँगा विदाउट इवन रीडिंग द पैराग्राफ। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं 4 क्वेश्चन से इसी लेक्चर में, ठीक। तो हमने ऑप्शन पढ़ लिए, सस्पेक्ट्स हमने पढ़ लिए। आप देख रहे हो वेरी एक्सट्रीम और इमेजनरी स्टेटमेंट है, ठीक है। हम रेडिकल थिंकिंग को इग्नोर करके चल रहे हैं कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा। जिस दिन यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन देने लगेगा उस दिन चेयरमैन को लोग भगा देंगे, जॉब से निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, देश में दंगे हो जाएंगे, बवाल हो जाएंगे, स्टूडेंट्स मुखर्जी नगर में और ओल्ड राजेंद्र नगर में धरने पर बैठ जाएंगे, नुकीले धरने पर, जो धरना ऐसा होगा, राइट। फिर लास्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट स्टेप, वेरीफाई द सस्पेक्ट। उसको हम फास्ट और सेलेक्टिव वे में पढ़ेंगे। स्टेटमेंट हम ढूंढेंगे। ये कह रहा है सेडिशन, वॉर, ये ब्रीच ऑफ लॉ इनएविटेबल। पहला क्या कह रहा है, इट इज सर्टेन कि सेडिशन ये नॉट सो मच टू बी इम्प्यूटेड ऑन द विक्टनेस ऑफ सब्जेक्ट एज टू बैड ऑन द डोमिनियन। मतलब
उतने ज़्यादा नहीं रखने चाहिए लोगों के कमीनेपन पे जितने ज़्यादा डोमिनियन के कमीनेपन पे रखना चाहिए, ठीक है। तो ये बात कर रहा है। देखो जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है वो आपको यहाँ दिख रहा है, ये डेफिनेटली आपका आंसर भी दे रहा है, तो ये लाइन पढ़नी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ऑप्शन 1 आपने जो मान के चले थे सस्पेक्ट था, वो आपका शक सही साबित हुआ, ए ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, इट इज़ नॉट द पीपल, ये वाली चीज़ हम देखेंगे। देखो सिटीजनशिप वाला कोई भी स्टेटमेंट यहाँ नहीं है, तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बिसाइड्स मैन, नेचुरल पैशन, ये सारा कुछ नहीं, किसी काम का नहीं है, ठीक है। फिर ये कह रहा है सॉवरेन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। इसमें नीचे जो प्रॉब्लम की बात की है ना, यहाँ कहा है कि इफ़ विकनेस मोर प्रिवेल्स एंड मोर ऑफेंसेज आर कमिटेड इन वन कॉमनवेल्थ। ये तो सर्टेन है कि पहले वाला या तो यूनिटी को नहीं ठीक से रख पाया, या फिर सफिशेंट फोर थॉट, बिना बहुत अच्छे से पूर्व विचार करके अपने लॉज बनाए, या फिर अपने राइट्स एज अ कॉमनवेल्थ को बहुत अच्छे से नहीं चला पाया, राइट। तो इन सबको पढ़ के आपको ये समझ में आ रहा है कि ये बात तो कहीं की ही नहीं है कि मैन गुड डोमिनियन इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, ये आपका सस्पेक्ट सही था। और इट इज़ नॉट द पीपल बट सॉवरेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। मैन भी तो यहाँ पर है ना, लिखा है ना कि नॉट सो मच टू द वीकनेस ऑफ मैन। इनफैक्ट स्टेटमेंट नंबर 1 से ही आपके ये दोनों ऑप्शन सॉल्व होते हैं। तो हम ए और बी स्टेटमेंट नंबर 1 से चेक कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ये हमारा पैराग्राफ है, इसको हम बातें पढ़ेंगे, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स, ये हमारा कीवर्ड है, क्रक्स बताना है, ठीक। समरी बेसिकली ये क्या बताना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ऑप्शंस देखते हैं, सेकंड स्टेप पे चलते हैं। ह्यूमन सोसाइटीज़ एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, करती ही हैं। इस चीज़ को अभी के लिए हम फिलहाल अपने आंसर में रखेंगे कि ट्रू हो सकता है। एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड टू डिटेरियोरेट बाई एक्सेस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल। एक्सट्रीम वर्ड ज़रूर दिख रहा है, लेकिन बहुत ही मॉडरेट सी बात कही है, इसको भी हम अपने आंसर में रखेंगे, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 कह रहा है एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन इंश्योर्स अ परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बात कह दी है। अगर हम सभी सिटीज़न को एजुकेट कर दें तो भी फंक्शनल परफेक्ट सस्टेनेबल डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। फंक्शनल डेमोक्रेसी तो इंडिया में भी चल रही है, बहुत जगह चल रही है, और ऑल सिटीजन तो एजुकेटेड आज तक यूएसए में भी नहीं है। मतलब कहीं भी आपकी डेमोक्रेसी आई नहीं पाएगी जो सस्टेनेबल हो और फंक्शनल हो। और परफेक्ट डेमोक्रेसी, ये तो फिर हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज हमेशा रहेंगे। तो ये अगेन हमारा सस्पेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड है। देन ये कह रहा है ऑप्शन डी में हैविंग अ गवर्नमेंट इज़ अ नेसेसरी इविल बिकॉज टायरनी इज इनहेरेंट इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में टायरनी रहेगी ही रहेगी। ये भी एक बहुत एक्सट्रीम बात कही है, इसको भी हम एलिमिनेट करते हैं। अब फिलहाल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप पैराग्राफ पढ़ो, आपको ये समझ में आएगा। पैराग्राफ देखो, ये कह रहा है कि एक टाइप की गवर्नमेंट कैसे बर्बाद हो जाती है, दूसरी टाइप की गवर्नमेंट कैसे बर्बाद हो जाती है, और इनफैक्ट इवन डेमोक्रेसी भी कैसे बर्बाद हो जाती है। इन चीज़ों की बात की है। तो ये दिख तो रहा है कि ह्यूमन सोसाइटीज़ एक्सपेरिमेंट करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट से, लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ में अगर आप देखो ना, बर्बादी की बात ज़्यादा की है कि वो खुद को बर्बाद कैसे कर लेती हैं। तो बी ऑप्शन आपको ज़्यादा ट्रू दिखेगा। इनफैक्ट यहाँ पर एजुकेशन वगैरह की बात भी की हुई है कि लोग अगर हम एजुकेट नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा अपना नेता या रूलर नहीं ला पाएंगे। लेकिन ये नहीं कहा कि बिल्कुल एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन होगी तो परफेक्ट डेमोक्रेसी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक। तो आपको ये देखना है, जो इम्पोस्टर थे उनको तो आपने एलिमिनेट कर दिया। ए और बी में आप फिर पैराग्राफ के बेसिस पर जाओगे। ऑल्दो पैराग्राफ आपका बात तो कर रहा है, ए और बी दोनों ही आपको दिख रहे हैं ट्रू जैसे, लेकिन आपका बी ऑप्शन ज़्यादा सही है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट टाइप के, क्रिटिकल मैसेज। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा मैंने, इसने क्या कहा, क्रिटिकल मैसेज, करेक्ट इनकरेक्ट कुछ नहीं, तो हम करेक्ट को ही सर्च करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 ऑप्शन हमें फाइंड करने हैं, ऑप्शन पढ़ने हैं आराम से, कामली एंड केयरफुली। इंडियाज़ एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। देखो ये तो कह रहा है कि एवर हमेशा से ही कॉम्प्लेक्स रही है, लेकिन ये बात सच है। इसको फिलहाल के लिए हम ट्रू मान के चलते हैं, अपने वॉलेट में रखते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारी है, हो सकती है आंसर। दूसरा, इंडियाज़ एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसीज हैविली ट्यून्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमें गालियाँ दी जाती हैं कि हम एसडीजी से बहुत दूर हैं, और ये कह रहा है हैविली ट्यून्ड है हमारी एसडीजी से, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बात है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं कह सकता, किसी भी पैराग्राफ में कहीं भी किसी भी राइटर ने आज तक ऐसा नहीं लिखा है। आपने बहुत से पैराग्राफ पढ़े हैं, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में गालियाँ देने वालों के पैराग्राफ पढ़े हैं, बट ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कोई कह दे कि हाँ बहुत अच्छा कर दिया, ये गलत है। तीसरा, इंडियाज़ एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपेटिबल विद ब्रॉडर
सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल गोल, अब ये भी बहुत गलत बात है कि इंडिया ने जो एक्शन बनाए हैं वो कंपेटिबल ही नहीं है, इनफैक्ट ब्रॉडर गोल से भी। माइन्यूट गोल से तो कंपेटिबल होंगे ना होंगे वो चल सकता है, बट ब्रॉडर गोल से, बड़े बड़े गोल से भी कंपेटिबल ना हो, ऐसी भी किसी ने किसी भी पैराग्राफ में कहीं भी बात नहीं की होगी। तो इसको भी हम अपना सस्पेक्ट मान के गलत करते हैं। बहुत ही इमेजिनरी और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं। अगला, इंडिया का जो एनर्जी डिसीजन मेकिंग है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सप्लाई ओरिएंटेड एंड इग्नोर द डिमांड साइड। ठीक है, डिमांड साइड को इग्नोर कर देता है, ये भी आपको क्लियरली एक गलत स्टेटमेंट दिखता है, क्योंकि इंडिया की जो एनर्जी डिसीजन मेकिंग है आप देखोगे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है इंडिया में। स्ट्रेट फॉरवर्ड सप्लाई ओरिएंटेड नहीं है, एक ये एक्सट्रीम कीवर्ड है, और दूसरा इग्नोर ही कर देता है डिमांड साइड, ये भी हमारा एक और सस्पेक्ट। बाकी आप इस पैराग्राफ को पढ़ के वेरीफाई करो, आपको यही समझ में आएगा कि इंडिया के जो एनर्जी एंड इन सब चीज़ों की बात कर रहा है ना, कि क्लाइमेटिक पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहा है, चैलेंजिंग इमीडिएट फ्यूचर की बात कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्या हैं, कि फॉसिल फ्यूल की प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी पर बात की है, लिमिटेड एक्सेस है इलेक्ट्रिसिटी का, ये सारी चीज़ें हैं, कुकिंग फ्यूल की बात की है। देखो ये डिमांड साइड की बात तो कर ही रहा है, तो इग्नोर। जैसे ही आप, अगर आपको डाउट हो भी रहा है ना, तो आपने सस्पेक्ट को पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट कीवर्ड पढ़ते ही सॉल्व कर लिया। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में पूछी है, प्रॉब्लम कहाँ है, इग्नोर द डिमांड साइड, तो आपको ये डिमांड साइड दिख गई क्लियरली। राइजिंग फ्यूल इंपॉर्टेंट, ग्लोबल एनर्जी कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ आपको एक क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली इन्होंने क्या कहा कि लीडिंग टू इट्स कॉस्टली डेफिसिट और सरप्लस सप्लाई। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हुआ। ठीक है, लेकिन आगे ये भी कह रहा है कि सब कुछ इतना ब्लीक नहीं है, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स भी हैं, अर्बनाइजेशन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को इंटीग्रेट कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो ये कह रहा है कि ये भी नहीं है कि इंडिया के ब्रॉडर गोल से भी इंटरकनेक्टेड नहीं है। आप जब पढ़ोगे आपको क्लियरली ये आंसर समझ में आएगा कि इसका ए ही आंसर है। तो जो हमने यहाँ बात की ना, कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ विदाउट इवन रीडिंग द पैराग्राफ इस सी को फॉलो कर सकते हो। एक और टाइप का क्वेश्चन एजम्पशन में से लेते हैं। अभी तक हमने इन्फरेंस से एक क्वेश्चन देखा, क्रक्स से एक क्वेश्चन देखा, क्रिटिकल मैसेज से एक क्वेश्चन देखा, एजम्पशन से और देख लेते हैं, आपको मेरी चीज़ समझ आ जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर मोस्ट लॉजिकल एजम्पशन। ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट की बात नहीं की है, तो हम करेक्ट की ही बात करेंगे, करेक्ट पूछ रहा है, राइट। सबसे पहले कह रहा है नो मैन कैन लिव विदाउट एडेयरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन। क्या ऐसा ट्रू है? बहुत से दुनिया में नास्तिक लोग हैं, और यहाँ रिलीजन नहीं डिनोमिनेशन की बात की है, संप्रदाय। रिलीजन के अगर आप छोटे पार्ट करो तब डिनोमिनेशन बनता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बात है। दूसरा कह रहा है इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपेगेट वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन। सबकी ड्यूटी है वो भी प्रोपेगेट करना रिलीजन, बहुत गलत चीज़ है। इनफैक्ट राइट टू प्रोपेगेट तो है, लेकिन ड्यूटी टू प्रोपेगेट नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरी मजबूरी नहीं है, मैं बैठ के अभी अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करता नहीं दिखूंगा। तीसरा, रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन। सही सी बात लगती है, ये डिनोमिनेशन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कई बार आपने देखा होगा। मैन की यूनिटी को तो इग्नोर कर ही देते हैं, इसको हम फिलहाल के लिए ट्रू मानते हैं। मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन, बिल्कुल ही एक्सट्रीम बात कर दी। आप ये पैराग्राफ पढ़ लो, पूरा पैराग्राफ यही कहता है कि जब हम रिलीजन या डिनोमिनेशन ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, तो लोगों को अगर हम कह दें कि अपने रिलीजन का जज बन जाओ, तो वो कहेंगे मेरे रिलीजन में कुछ भी गलत नहीं है, और अगर दूसरे के रिलीजन को जज करें तो दूसरे के रिलीजन में कुछ भी सही नहीं है। तो ये चीज़ मैन के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। तो जैसे ही हमने कहा कि हम इम्पोस्टर्स ढूंढ लेंगे, हमारे क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगेन अपनी मेथड पे आते हैं जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसमें हम कीवर्ड फाइंड करेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट और रियल ऑप्शन देखेंगे। इसके बाद ऑप्शंस देखेंगे, उनको बहुत आराम से पढ़ेंगे, एलिमिनेट करेंगे जो भी बहुत ही एक्सट्रीम या फिर वेरी एक्सट्रीम या फिर इमेजिनरी स्टेटमेंट हो। और अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम जो भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अगर तीनों एलिमिनेट हो गए तो वेल एंड गुड, अगर दो एलिमिनेट हुए तो उनमें से कोई एक आप आंसर टिक कर दोगे, और टाइम है तो डेफिनेटली परफेक्टली आंसर तक पहुंचने के लिए सस्पेक्ट को हम वेरीफाई करेंगे। सेलेक्टिव रीडिंग करेंगे पैराग्राफ की, डेफिनेटिव वर्ड करेंगे, फर्स्ट मीनिंग देखेंगे कि उस पैराग्राफ में फर्स्ट मीनिंग क्या है, और इसके अलावा जो नॉइज़ और टाइम वेस्टर है जिनके ऊपर पैराग्राफ्स नहीं स्टेटमेंट नहीं सेट किए गए हैं, उनको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये 3 स्टेप में अगर आप कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करोगे डेफिनेटली बहुत अच्छा कर ले जाओगे। सो ये वीडियो जो आपको मिलेगा ये मिलेगा गाइडेंस सीरीज़ में, और गाइडेंस सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हर एक जोनर पर, हर एक डोमेन पर किस किस प्रॉब्लम से हम गुज़रते हैं एज एन स्टूडेंट।
वो सारी बातें यहाँ पर की हुई हैं, आप देख लो। ये पैराग्राफ में आपको इस प्लेलिस्ट में हर एक तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स मिलेंगी। MSGP कोर्स में आपको ये सारे वीडियोस दिखेंगे जहाँ CSET का भी कोर्स चल रहा है। बाकी चीज़ों के लिए आप Synopsys IAS विजिट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। इन चीज़ों को आप ध्यान रखना, आप CSET की वजह से फेल नहीं होगे।